बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अवैस चौधरी इस वक्त मलाशिया कुआलालंपुर में मौजूद हैं और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं और यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, जो वीज़ों के हवाले से डिस्कशन करते हैं और लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की इनकी छोटी सी कोशिश होती है कि लोग जो है वो किस तरह जो फेक एजेंट्स हैं उनसे जो है वो बच सकें और किस तरह अपने आप को एक लीगल तरीके से जो है मलाशिया में माइग्रेट करके अगर वो काम की घर से आना चाह रहे हैं तो वो काम कर सकें, अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए आना चाहते हैं तो वो बिजनेस का वीज़ा किस तरह ले सकते हैं। इसी तरह बेशुमार पेचीदगियाँ हैं। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर हैदर के नाम से, आप यूट्यूब पे इनकी वीडियोस भी देखते हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की जो चीज़ें ये शेयर करते हैं। उसमें जो यहाँ पे स्पोज केस होते हैं, जो शादी लोग करते हैं हमारे पाकिस्तानी या दीगर कंट्रीज़ के जो लोग जो यहाँ पे शादी करते हैं, उनके क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है और जो हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे जो बेशुमार मसाइल का शिकार हो जाते हैं एजेंट्स की वजह से। आज हमारे साथ यहाँ पे नशीस फरमाए। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बेशुमार ममालिक में इमिग्रेशन के मसाइल पाकिस्तानियों के दरपेश होते हैं, जैसे कि गल्फ अगर देखा जाए वहाँ पे भी मसाइल है, अगर आप यूरोप की बात करें वहाँ पे भी मसाइल हैं। तो क्योंकि आपकी ये फर्म है जो CMS ग्रुप जो है, ये आप ऑस्ट्रेलिया का भी डील करते हैं, बेशुमार आप जो है आपकी टीम को मसाइल का सामना करना पड़ता है जब आप फाइल पर प्रिपेयर करते हैं जो अपने क्लाइंट्स के या जो भी है। इसी तरह मलेशिया को ज़्यादा आप क्लोज आई से देख रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा कि जो वीज़ा कैटेगरीज है कितनी इकसाम की हैं और उनकी सब क्लासेस कितनी हैं, और ये थोड़ा सा ब्रीफली आज हमारे जो हमें व्यूवर्स हैं हमें देख रहे हैं उनको बताइएगा ब्रीफली कि कितनी इकसाम के वीज़े और क्या उनकी सब क्लासेस हैं। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए, और ये बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट किस्म का इशू है जो कि हमारे पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, उनके इल्म में होना चाहिए। तो आपकी इस काविशों को मैं सराहता हूँ। और वीज़ा कैटेगरीज़ के लिहाज से जो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से आते हैं वो आते हैं लेबर वीज़ा पे, जिसमें 5 कैटेगरीज़ हैं, 5 सेक्टर्स हैं। नंबर 1 सर्विस सेक्टर है, नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग है, और नंबर 3 कंस्ट्रक्शन है, और नंबर 4 प्लांटेशन है, और नंबर 5 एग्रीकल्चर है। फिर इसमें मज़ीद सब सेक्टर होते हैं। सर्विस सेक्टर में मज़ीद सब सेक्टर होते हैं, रिटेल का है, रेस्टोरेंट का है, डिफरेंट ट्रेड्स हैं। ठीक है। ऐसे ही जो मैन्युफैक्चर है उसमें फिर डिफरेंट फैक्ट्रीज और उसके लिहाज से भी वीज़ा होता है। तो ये बेसिकली जो मेन वीज़े हैं जिस पे वर्कर यहाँ आता है और जिस पे आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है बिजनेस के लिहाज से। तो बिजनेस में जिसको उर्फ़े आम BP10 कहते हैं, प्रोफेशनल वीज़ा कहते हैं, एक्सपेट्रिएट वीज़ा कहते हैं, इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरी 1 है जो कि समझने के लिए आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टर के लिए होता है या कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए होता है। कैटेगरी 2 जो है वो कंपनीज में जो स्किल्ड लोग होते हैं, स्किल्ड वर्कर जो होता है उसको, या मैनेजरियल लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल जो होता है उसके लिए होता है। और कैटेगरी 3 जो होता है वो सेमी स्किल के लिए होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो कैटेगरी 1 और 2 है उसमें वाइफ और किड्स, पेरेंट्स, डिपेंडेंट्स जो है वो अलाउ होते हैं लाने। कैटेगरी 3 में वो अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है। बाकी सारी चीज़ें फैसिलिटीज सेम होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमने बात की, जो हमारा लेबर तबका है जो काम की गर्ज से जिनका माइंड होता है कि हम मजदूरी जाके कह रहे हैं, चाहे वो आप कह लें कंस्ट्रक्शन लाइन हो या जो फैक्ट्री लाइन हो, जो मैन्युफैक्चरिंग और कुछ प्लांटेशन और इस तरह की। अभी अलमिया ये है कि हमारे लोगों के पास वीज़ा प्लांटेशन का है, काम वो रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, वीज़ा मैन्युफैक्चरिंग का काम वो कंस्ट्रक्शन का कर रहे हैं। क्या ये मसाइल क्यों हैं पाकिस्तानियों को यहाँ पे? हाँ, इसमें जो मेन वजह है वो है हमारी अवेयरनेस की, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है जो प्रमोटर्स बैठे होते हैं, जो लाइसेंसी हैं पाकिस्तान में, उनको चाहिए कि जो बंदा उनके पास आए तो उसको डिटेल बताएं। अभी अक्सर ये मसाइल भी आते हैं कि कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है और बंदा सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है, और अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका कोई कानूनी तरीका नहीं है कि वो पुलिस के पास जा सकें। बाज़ दफ़ा अगर ज़ख्मी हो जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले भी हेल्प नहीं करते कि भाई ये तो सिक्योरिटी गार्ड की इसको है नहीं। सेम अगर वहाँ पे इमिग्रेशन आ जाती है
तो भी उनके लिए प्रॉब्लम होती है। लीगली आप पाकिस्तान का कोई भी, क्योंकि बेशुमार हमारे लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि अब हमारा जो पाकिस्तानी इन मलेशिया का पेज है वहाँ से बेशुमार लोग हमें देखते हैं और बेशुमार उनके सवालात होते हैं आउट पास के हवाले से, वीज़ों के हवाले से। तो हमने कोशिश की है कि क्योंकि आपकी खिदमातें कई सालों से आप जो है वो सोशल मीडिया और यूट्यूब पे जो है अवेयरनेस के हवाले से ये एक बड़ा कारनामा है, तो इस वाले से आप अपलोड्स करते रहते हैं। तो हमने सोचा कि बेहतरीन नॉलेज रखने वाली शख्सियत के पास चलते हैं और ताकि जो लोगों की क्वेश्चनिंग हम पे होती है वो उनको जवाब मिल जाए। अभी जो सबसे मेन इशू है कि लोग हमारे यहाँ पे जो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब्स कर रहे हैं, क्या लीगली जो मलाशन जो इमिग्रेशन और या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, क्या वो उसकी तरफ से पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकता है? नो, नेवर। सिर्फ और सिर्फ नेपाली जो वर्कर है, जो इनका गवर्नमेंट से एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड है, वो नेपाल से ही सिक्योरिटी गार्ड के लिए भर्ती होता है और उसकी बकायदा ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। वो कुछ एक्स पुलिस होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं और कुछ की सिर्फ ट्रेनिंग की जाती है और उसके वीजे पे भी सिक्योरिटी गार्ड ही लिखा होता है और वो यहाँ आता है, सिक्योरिटी गार्ड की ही ड्यूटी करता है। सेमी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट होता है ये जो नेपाल के साथ जो सिक्योरिटी इनका कॉन्ट्रैक्ट है? ये तो प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास हजारों की तादाद में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। वो फिर आगे डिफरेंट कंपनीज में प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं, लेकिन वो वहां से आता है, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में ही आता है और सिर्फ नेपाल गवर्नमेंट को, नेपाली वर्कर को ये अलाउ है, ना पाकिस्तान को है, ना बांग्लादेश को है, ना किसी और को है। और जो कोई दूसरा कंट्री का किसी दूसरे वीजे पे दो क्राइम होते हैं। एक नंबर उसके पास वीजा कैटेगरी डिफरेंट है, दूसरा वो किसी डिफरेंट कंट्री से है। आप कभी जनरल उस जगह पे जाएं तो बाज़ दफा आपको पाकिस्तानी नजर आएगा, यहाँ लिखा होगा बहादुर। वो बहादुर चूंकि नेपाली नाम होता है, तो ये एक तरह का क्राइम है और इसमें पकड़े जाने से 2 दफा लगती है। रिसेंटली केस हमारे सामने आया, हमारी टीम के साथ अभी भी वो मुशावरत जारी है। एक फैमिली है, लाहौर से बिलोंग करती है, उनका 21 साल बेटा जो है वो रोजगार के सिलसिले में आया। 3,60,000 रुपया उसने वहाँ पाकिस्तान एजेंट को दिया और उसका जो वीज़ा दिया गया वो प्लांटेशन का था। अब उसको यहाँ पे जो कुआलालंपुर में उसको जॉब दी गई, वो एक रेस्टोरेंट पे दी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बैड लक के इमिग्रेशन का रेट हुआ और वो बच्चा आज जो है वो सलाखों के पीछे है। तो आज भी उस फैमिली से हमारी बातचीत चल रही थी। अभी वो एजेंट कोशिश कर रहा है कि कोई कंपाउंड उसका पे करके तो या तो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए या जो है उसको यहाँ पे निकालिए। दोनों सूरतों में एक तो उसके घर वालों ने, उसकी फैमिली ने बेशुमार जो है वो परेशानी देखी, दूसरा इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में दे के फिर भी जो है वो बच्चा यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। तो बेशुमार व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, क्या अवेयरनेस के हवाले से मैसेज देना चाहेंगे? इसमें बड़ी अहम और बड़ी साफ सुथरी और सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान से कोई वर्कर मलेशिया आना चाहता है, वो सिंपल सीधा वर्क परमिट और डायरेक्ट किसी कंपनी में आए। अगर वो डायरेक्ट कंपनी में आता है, आप पूरा 5 साल पिछले 10 साल खंगाल के देख लें, किसी कंपनी के वीजे पे आया हुआ वर्कर वो कभी ना पकड़ा गया है, ना किसी क्राइसिस में आया है। वो सीधा, ये हो सकता है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 साल तक वहां काम कर रहा है, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये पाकिस्तान में कहते हैं, असल प्रॉब्लम क्या है, कहते हैं आजाद वीजा ओरिजिनल कोई है नहीं। ठीक है, अब वो जो एजेंट बैठा हुआ है, अगर किसी वजह से उसको कोई मालूमात नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसने प्लांटेशन या एग्रीकल्चर का वीजा दे दिया, तो अब प्लांटेशन वाला जो जिसके पास वीजा है वो तो शहर के अंदर रह ही नहीं सकता। प्लांटेशन वो तो बिल्कुल एग्रीकल्चर और प्लांटेशन दोनों चीजें बाहर हैं। तो अब जब उसको उठा के आप रेस्टोरेंट में डालेंगे तो रेस्टोरेंट में उसका क्या काम, वो क्राइम है। तो और इस वजह से अब ये बहुत मुश्किल है कि वो उसको यहाँ कंपाउंड पे करके दोबारा से रखे और ये सारा कुछ, ये मुश्किल है और प्रॉब्लम होगी पूरी फैमिली के। एक तरह का क्राइम है और इसमें पकड़े जाने से 2 दफा लगती है। रिसेंटली केस हमारे सामने आया, हमारी टीम के साथ अभी भी वो मुशावरत जारी है। एक फैमिली है, लाहौर से बिलोंग करती है, उनका 21 साल बेटा जो है वो रोजगार के सिलसिले में आया। 3,60,000 रुपया उसने वहाँ पाकिस्तान एजेंट को दिया और उसका जो वीज़ा दिया गया वो प्लांटेशन का था।
अब उसको यहाँ पे जो कुआलालंपुर में उसको जॉब दी गई, वो एक रेस्टोरेंट पे दी। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बैड लक के इमिग्रेशन का रेट हुआ और वो बच्चा आज जो है वो सलाखों के पीछे है। तो आज भी उस फैमिली से हमारी बातचीत चल रही थी। अभी वो एजेंट कोशिश कर रहा है कि कोई कंपाउंड उसका पे करके तो या तो उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए या जो है उसको यहाँ पे निकालिए। दोनों सूरतों में एक तो उसके घर वालों ने, उसकी फैमिली ने बेशुमार जो है वो परेशानी देखी, दूसरा इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान में दे के फिर भी जो है वो बच्चा यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ। तो बेशुमार व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं, क्या अवेयरनेस के वाले से मैसेज देना चाहिए? इसमें बड़ी अहम और बड़ी साफ सुथरी और सीधी सी बात है कि जब पाकिस्तान से कोई वर्कर मलेशिया आना चाहता है, वो सिंपल सीधा वर्क परमिट और डायरेक्ट किसी कंपनी में आए। कंपनी में अगर वो डायरेक्ट कंपनी में आता है, आप पूरा 5 साल पिछले 10 साल खंगाल के देख लें, किसी कंपनी के वीजे पे आया हुआ वर्कर वो कभी ना पकड़ा गया है, ना किसी क्राइसिस में आया है। वो सीधा, ये हो सकता है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 साल तक वहाँ काम कर रहा है, लेकिन उसकी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जब ये पाकिस्तान में कहते हैं, असल प्रॉब्लम क्या है, कहते हैं आज़ाद वीज़ा। आज़ाद वीज़ा ओरिजिनल कोई है नहीं। ठीक है, अब वो जो एजेंट बैठा हुआ है, अगर किसी वजह से उसको कोई मालूमात नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसने प्लांटेशन या एग्रीकल्चर का वीज़ा दे दिया, तो अब प्लांटेशन वाला जो जिसके पास वीज़ा है वो तो शहर के अंदर रह ही नहीं सकता। प्लांटेशन वो तो बिल्कुल एग्रीकल्चर और प्लांटेशन दोनों चीज़ें बाहर हैं। तो अब जब उसको उठा के आप रेस्टोरेंट में डालेंगे तो रेस्टोरेंट में उसका क्या काम, वो क्राइम है। तो और इस वजह से अब ये बहुत मुश्किल है कि वो उसको यहाँ कंपाउंड पे करके दोबारा से रखे, और ये सारा कुछ ये मुश्किल है और प्रॉब्लम होगी पूरी फैमिली के साथ। तो बेसिक जो कंसेप्ट है, जिसको पता नहीं इसकी क्या वजह, शायद इंडिया पाकिस्तान की वजह से कि ये आज़ादी दिमाग में घुस गई है। हालांकि इससे क्या फर्क पड़ता है, एक बंदा जो एक वर्कर जो मजदूरी के लिए आ रहा है, काम करने आ रहा है, तो वो एक ही कंपनी में आके दूसरे दिन से जॉब करे और 3 साल तक मुसलसल जॉब करता रहे। हो सकता है 100 रिंगट कम मिले, 50 रिंगट कम मिले, लेकिन वो 3 साल तक मुसलसल करे तो वो उससे ज्यादा फायदे में है। अगर इस पे लोग आ जाएं, सिर्फ इतना फर्क है कि पासपोर्ट एम्प्लॉयर के पास होता है और आज़ाद वाले का पासपोर्ट जेब में होता है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज़ाद वीज़े की भी बात हो रही है। पहली तो बात है कि मलेशिया के अंदर जो आज़ाद वीज़े का कंसेप्ट नहीं है। जो सर्विस, बेसिकली लोग सर्विस सेक्टर को आज़ाद वीज़ा समझते हैं, वो भी कुछ सर्विस सेक्टर्स के वीज़े ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आप रेस्टोरेंट लाइन या ट्रेड की कोई आप डिफरेंट कैटेगरीज उठा लें, तो वहाँ पे कोई बेकरी है या कोई शॉप है, वहाँ पे आप काम करें, तो जो अमूमन ऐसे होता है कि कंपनी सप्लाई करती हैं वर्कर्स। एक होता है सर्विस सेक्टर में आउटसोर्स, उसको लोग आज़ाद वीज़े के कंसेप्ट में लेते हैं, उस पर क्या रोशनी डालेंगे? अच्छा, ये 2 क्वेश्चन है आपके पास, खूबसूरत क्वेश्चन है। आउटसोर्स जो है वो हर कैटेगरी में है। कंस्ट्रक्शन में भी आउटसोर्स कंपनी है, वो सिर्फ लिखा होता है आउटसोर्स वर्कर। वो कंस्ट्रक्शन में भी है, वो सर्विस सेक्टर में भी है, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी है। आउटसोर्स का मतलब ये है कि एक कंपनी, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, आपको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि आप वर्कर ला सकते हैं और आप उनको मैनेज करेंगे, आप किसी फैक्ट्री में दे देंगे, तो ये है आउटसोर्स वर्कर। ये पहले अलाउ था, फिर बंद हो गया। ठीक है। और बंद होने के बाद लास्ट 2018 अक्टूबर में गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे कहा कि ये आउटसोर्स सारे वर्कर कैंसिल हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन का भी और सर्विस सेक्टर में आउटसोर्स किसी भी फील्ड में आउटसोर्स का, इवन उसमें आपके प्लांटेशन में भी है आउटसोर्स, आपके एग्रीकल्चर में भी आउटसोर्स है, हर सेक्टर में आउटसोर्स मौजूद है। वो सब के सब कैंसिल हुए हैं और अभी 31 मार्च को फाइनली उनको कैंसिल कंसिडर कर दिया गया है। जो लोग एक्टिव थे, जिनकी कंपनी साथ, उन्होंने वो वापस चले गए हैं, वो वापस चले गए हैं कि तब दोबारा चेकआउट मेमो लेके तो दोबारा किसी और वीजे पे आ सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। सर्विस सेक्टर का सिर्फ इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सर्विस सेक्टर बेसिकली ये है कि सर्विसेज के लिए आप डिफरेंट जगह पे काम कर सकते हैं, इसलिए लोग बाज़ दफ़ा ये समझते हैं कि सर्विस सेक्टर का वीज़ा हमारे पास है तो हम जो है इधर भी काम कर सकते हैं, उधर भी काम कर सकते हैं, लेकिन फ्लाई बर्ड की तरह लेकिन ओरिजिनली इसका कोई वो बेस नहीं है। ओके, सो थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा, क्योंकि बेशुमार हमारे बिजनेस कम्युनिटी भी हमें पाकिस्तान से वाच करती है, बेशुमार लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि मलेशिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट की जाए, क्योंकि फिल वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं, होना तो वैसे चाहिए कि बाहर से लोग पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में जो है वो ख़ुद को स्टेबल नहीं कर पाते। उनकी कोशिश होती है किसी बैरून मुल्क में जो रीज़नेबल मुल्क होता है उसमें 10 लाख से 15 लाख 20 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तानी वो यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कैटेगरी से
और DP10 की कैटेगरीज आपने आगे डिस्कस की हैं, और उस पे जो है क्या वो फैमिली किस तरह वो यहाँ पे रख सकता है और किस तरह वो सरवाइव कर सकता है, ये बहुत सारे सवाल आते हैं। यकीनन आपसे भी लोग पूछते हैं, तो हमसे भी लोग राय लेते हैं, तो इस पे भी थोड़ा सा। अच्छा, इसमें इनफैक्ट दो क्वेश्चन है। एक तो ये बन जाता है कि बिजनेस के लिए क्या मलेशिया बेहतर है, तो इसमें कोई शक नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पे आपको वो अपना जो मुस्लिम माहौल है वो मिल जाता है। और प्लस जब आप यहाँ बिजनेस सेट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चों के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से आपको यहाँ से कोई निकालता नहीं है। जैसे कि दुबई में आप जितना मर्जी बिजनेस कर लें, सऊदीया में आप जितना बड़ी बिजनेस कर लें, लेकिन एट द एंड आपको वापस जाना है। तो वो एक ऑप्शन पॉजिटिव है कि आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ जो थोड़ी सी डिसहार्ट करती है वो ये है कि दुबई में आप जाएं, कंपनी रजिस्टर्ड करें, ट्रेड लाइसेंस लें और आप वीज़ा ले लें और उसके बाद आप सेट हो जाएं और बिजनेस करें। लेकिन यहाँ मलेशिया में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कंपनी खुल जाती है लेकिन वो वीज़ा की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है। क्यों? उसका क्या होता है, सबसे पहला स्टेप है कि कंपनी रजिस्टर कराई जाए, उसके कंप्लीट डॉक्यूमेंट SSM कंप्लीट हो जाए। दूसरा स्टेप है कि आप ऑफिस, फैक्ट्री या शॉप जो बनाना है वो लें। तीसरा स्टेप है कि आप उसकी फुली इक्विप्ड, फुली लोडेड उसको रेनोवेट करें। चौथा स्टेप है कि उसका लोकल लाइसेंस जो मजलिस का लाइसेंस होता है वो लें। उसके बाद फिर अगला स्टेप आता है कि आपका जो ट्रेड है उसका लाइसेंस लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, WRT है, क्या है। फिर पांचवा स्टेप आ जाता है कि आप ESD में रजिस्टर्ड कराएं, एक्सपेक्टेड सर्विस डिवीजन, उसमें रजिस्टर्ड कराएं। किस लिए? अपने वीज़े के लिए और अपने जो एग्जेक्टिव हैं उनके वीज़े के लिए। इस सारे प्रोसेस में बाज़ दफ़ा इतना टाइम लग जाता है कि जो अच्छे बिजनेसमैन है वो तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा भी वापस जाके, क्योंकि उस वक्त तक वो विजिट वीज़े पे होते हैं, वापस जाके और फिर आके सेट हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पैसे कम होते हैं वहाँ वो बिजनेसमैन, उसका वो सारा विजन, उसकी सारी जो प्लानिंग है वो सब की सब डिस्टार्ट हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये EST का बोला है आपने कि EST का तज़किरा हुआ है इसमें, तो EST जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट के साथ इनका एक सेमी गवर्नमेंट अदारा है जो लोग काम करें, और क्या ये नेसेसरी है कि जो EST पे आपको लेके जानी है कंपनी? अगर फॉर एग्जांपल लोकल आपने SDN BHT कंपनी ओपन की है और उसमें 2 फाउंडर्स हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और एक जो है लोकल है, जो लोकल का शेयर है वो 51% है और जो दीगर है उनके फिर उस मुनासबत से हैं, तो जो 51% जो लोकल जो डायरेक्टर है, क्या उसको भी फिर उस EST पे लेके जाना पड़ेगा जो उसके दीगर जो स्टाफ मेंबर्स अगर वो पाकिस्तान से हायर करना चाहे, फॉर एग्जांपल जो है अगर जो उस डायरेक्टर के साथ कोई पार्टनर है, शेयर होल्डर है 30% का, तो वो अगर उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पे लेके आना चाह रहा है या मैनेजमेंट लेवल पे लेके आना चाह रहा है, तो वो उसके साथ एग्रीमेंट, सैलरी एग्रीमेंट होगा, तो क्या वो मैनुअली वीज़ा निकल सकता है या EST जो है वो लाजमी है? अच्छा, EST चाहे लोकल कम उसमें पार्टनर है उसका शेयर 51% है या उसका शेयर 90% है, EST रजिस्ट्रेशन उस सूरत में ज़रूरी है कि अगर उसमें फॉरेनर के एक्सपेट्रिएट के वीज़े निकालने हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर अगर पाकिस्तानी है तो उसको वीज़ा चाहिए यहाँ रहने के लिए, ठीक है, तो उसके लिए EST रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, उसका मैनुअल का कोई तरीका नहीं है। और EST बेसिकली सेमी गवर्नमेंट है और उस वो बनाई इसलिए की है ताकि ये मैनुअल के सिस्टम को, फाइल के सिस्टम ख़त्म किया जाए और ऑनलाइन पोर्टल पे। तो अब इस वक्त अगर प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को तो अवेल करना पड़ेगा। तो वो जो डायरेक्टर है वो DP10 की सेकंड कैटेगरी को अवेल नहीं कर सकता, जैसे सेल मैनेजर के पोस्ट पे जो एग्रीमेंट है कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया, पहले भी आपने ये एक बात की थी और मैं वो बीच में मिस हो गई। इस यहाँ मलेशिया में जो भी चाहे डायरेक्टर है वो भी कंपनी का एम्प्लॉय होता है और उसका एक एग्रीमेंट होता है और उसको हर महीने वो सैलरी एक मिलती है। और कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव मैनेजरियल लेवल का वो होगा पोस्ट इसके पास, तो उसका भी सेम एग्रीमेंट होगा और सेम उसके मिनिमम वेज जो है, अगर फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव में आप बात कर लें, सेल्स मैनेजमेंट में अगर सेल्स मैनेजर है, परचेज मैनेजर, सेल्स परचेज मैनेजर है और या फिर मैनेजर है,
तो या आप शेफ कह लें कि chef है, तो स्किल्स, chef है, हाँ, तो उनकी मिनिमम जो वेजेस हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो फैमिली भी यहाँ पे रखना चाहता है एज ए डिपेंडेंट, तो वो किस तरह होगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि इतना एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए, जो जिस काम के लिए आ रहा है इतनी स्किल उसके पास होनी चाहिए कि वो वाकई उस कंपनी के लिए, उस फैक्ट्री के लिए या उस रेस्टोरेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और उसके लिए जो मिनिमम सैलरी है वो 5000 होनी चाहिए, 5000 इंगल। क्योंकि अगर उसने अपनी फैमिली को भी रखना है और उसकी बाकी चीज़ें भी करनी है, तो उसके ताकि आराम से अच्छे तरीके से वो ज़रूरियात सर्वाइव कर सके। लेकिन इमिग्रेशन ये भी कहती है कि दूसरी तरफ के केडीएन, सॉरी, क्योंकि केडीएन इमिग्रेशन में डिपार्टमेंट है जो वीज़ा प्रोसीजर को देखती है, केडीएन का ये भी मौक़िफ़ होता है कि 5000 जो रिंगट आप बता रहे हैं कि एक सेल्स परचेज मैनेजर का जो DP10 वीज़ा हम करते हैं, वो सुनने अंदर आया कि वो अभी 5000 से वो उसको 7000, 7500, 8000 तक ले गए। क्या अब 8000 है, आप साल के बाद आपका वो उस सैलरी के हिसाब से आपने टैक्स भी देना है, वो भी 4-5 हज़ार बन जाता है। बड़ा इजी है। इनफैक्ट क्या है, मलेशिया गवर्नमेंट ये चाहती है कि सिर्फ वो लोग मलेशिया में आए जो बहुत ही फिल्टर होके एक्सपर्ट लोग हों। अब अगर कोई बहुत ही फिल्टर होके एक्सपर्ट बंदा होगा तो वो 5000 रुपये नहीं आएगा, वो आपसे 10,000 मांगेगा, वो 8000 मांगेगा, 12000 मांगेगा। उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो डिफरेंट होगा। तो बेसिक पॉलिसी क्या है कि हाईली एक्सपर्ट लोग मलेशिया में आए, कंपनी जिसने हायर करना है वो उसको भी अच्छा प्रॉफिट दे और कंपनी भी उसको अच्छा सैलरी दे। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। बेशुमार हमारे साथ जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ से होता है कि बेशुमार लोग शादियां कर चुके हैं यहाँ पे, बेशुमार लोग जो है ये ख्वाब ताबीर करने के लिए जो तगदो कर रहे हैं, और बेशुमार लोग शादियां करने के बाद मलेशिया में इस तरह के मसाइल का शिकार हैं कि कभी उनको कहा जाता है कि पाकिस्तान चले जाएं, विज़िट वीज़े पे आएँ, शादी करें, फिर पाकिस्तान जाएं, 6 महीने वहाँ पे रहें, फिर आएँ और फिर वो डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल करें, और उसके बाद 6 महीने फिर आपको काम नहीं करना, आपने वो रिटायर्ड लाइफ की तरह जो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, और ये सारा बर्डन फिर फैमिली भी बढ़ता है। इतने टाइम पीरियड के दौरान जो है वो जो है घर में हालात नासाजगार हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है। तो ये जो मसाइल हैं जो स्पोज वीज़ा के हवाले से, इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। बात यह है कि बाय लॉ ये लिखा हुआ है कि वर्कर, जनरल वर्कर के किसी भी वीज़े पे शादी अलाउ नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है। उसकी बेसिक, उसके बैक पे कुछ और चीज़ है। वो क्या है कि वो ये चाहते हैं कि जो शादी करे उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो जनरल वर्कर नहीं होना चाहिए। और जब वो कहते हैं कि ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को वो मैनेज कर सकता है। अब दूसरी तरफ प्रॉब्लम क्या आती है, जहाँ ये ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रीवियसली लोगों ने इसको मिस यूज़ किया कि माजरत के साथ बाज़ दफ़ा अपनी वालदा से भी बड़ी उम्र से शादी कर ली, जस्ट फॉर द सेक एज गैप। और एज गैप जो आप और मैं महसूस कर सकता हूँ, वो जो इमिग्रेशन में बैठे हुए हैं वो भी डेफिनेटली करते हैं। अब करते हैं, लेकिन चूंकि वो उनकी है तो इसलिए वो खामोश हो जाते हैं। अब उन्होंने उसका क्या किया, तोड़ निकाला। देखिए ना, ये लोग अपनी आवाम की फेवर चाहते हैं, उनकी खैरखाई चाहते हैं। उन्होंने तोड़ निकाला कि इस वक्त जिसके बच्चे नहीं हैं उसका वीज़ा कैंसिल, जिसमें इतनी एज का गैप है उसका वीज़ा नहीं हो रहा, जो अभी भी कर रहा है उसको कहते हैं अच्छा तुम वाकई अगर तुम इसके साथ शादी करना चाहते हो और तुम ज़िंदगी बनाना चाहते हो तो तुम ऐसा करो, इसको पहले घर ले जाओ। अच्छा तुम घर लेके वापस आओ, फिर हमें बताओ। अच्छा तुम आप 6 महीने बाद आना फिर दोबारा। अभी स्टिल दे आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये चीज़ें पार्लियामेंट में भी हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है, जो भी ये जो स्पोज वीज़ा के हवाले से जो इस तरह की इमिग्रेशन जो है स्टेट की, बिलखुसूस अगर आप येलो स्टार की बात करें या जो साइट्स की, कुआलालंपुर में फिर जो है थोड़ा अब कोऑपरेट करते हैं लोग, लेकिन उधर अगर जो मेजोरिटी जहाँ पे लोगों की लोकल है, वहाँ पे इमिग्रेशन, स्टेट की इमिग्रेशन जो है वो इस कदर जो आपके साथ स्ट्रिक्टली पेश आती है कि जो शादी करना चाहता है वो भी कहता है कि मैं ना करूँ, जो हालात होते हैं। तो बेसिकली जो है एक जो है वर्क परमिट पे शादी नहीं हो सकती, और दूसरा ये है कि स्टूडेंट वीज़े पे शादी नहीं हो सकती, स्टूडेंट वीज़े पे शादी नहीं होती, ओनली जो है वो DP10 पे शादी हो जाती है, DP10 पे हो सकती है और विजिटर वीज़े वीज़े पे हो जाती है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि
जो लोग शादी कर लेते हैं उसके बाद उनको कारोबार में क्या जो है आसानियाँ हो जाती हैं, अगर वो बिज़नेस करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं उनको क्या आसानियाँ हो जाती हैं? देखें, आसानी तो बहुत हो जाती है कि चूंकि उसके पास एक बेस आ जाता है कि वो मलेशिया चूंकि उनका मुल्क है मलेशिया का और वो उनका दामाद हो गया, तो उसको आसानी तो हो जाती है। लेकिन उस आसानी का जो प्रोसेस है वो बहरहाल उसको समझना चाहिए। जहाँ जब भी मेरे पास तो हर रोज़ बहुत सारे केस आते हैं, जब भी किसी ने लापरवाही की है तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ गई है, और वो प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व हो सकती है अगर आप ओरिजिनली शादी कर रहे हैं, एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है और आप प्रॉपरली उसको मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ फिर आपको कुछ अरसे बाद जॉब की भी, बिजनेस की भी, उसकी बाकायदा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन बेसिक वो पहले वो कहते हैं ना, वो चेक करते हैं क्या है। हाँ, और अगर साल बाद 2 साल बाद एक आध बच्चा हो जाए तो फिर बहुत सारी चीजें हाँ इसका मतलब कवर हो जाती है। कवर हो जाती है। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर शादी है, प्रॉपर शादी है। बेसिकली वो सेटिस्फेक्शन हो जाती है, सेटिस्फेक्शन हो जाती है। अदरवाइज इसलिए तो कहते हैं कि आप इसको घर ले जाओ, आप पाकिस्तान ले जाओ, 6 महीने बाद आना। कि अगर इसने वाकई ऐसा नहीं है कि उधर भी शादी की हुई है, उसको भी धोखा दे रहा है, इसको भी धोखा दे रहा है, तो वो लेके जाएगा तो वाज़ेह हो जाएगा सब। ठीक है नाज़रीन, छोटी सी कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जो दीगर सवाल आते हैं, 2-3 सवाल आते हैं जो अहम सवाल आते हैं, उन पर बात होगी। स्टे विद अस। चेक करना है 29 पे रैंडमली क्लोज है जी। बिल्कुल नाज़रीन, एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, एक और बड़ा सेंसिटिव इशू है, जिस तरह आपने एज गैप के हवाले से बात की है कि जो यहाँ पे पाकिस्तानी शादियाँ करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेल है जो शादी कर रहा है उसकी 25 साल उम्र है, और जिनसे वो कर रहा है, खातून से जिनसे वो शादी कर रहा है उनकी 50 साल उम्र है, तो यकीनन इमिग्रेशन उसको जो है या KDN जो है उस पर इशूज़ क्रिएट करेगी। इसी तरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब पाकिस्तानी जो है यहाँ लोकल्स के साथ शादी करते हैं, उसके बाद 2-3 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली जो है वो घरेलू नाचाकी की वजह से हालात नासाजगार हो जाते हैं और बिल आखिर बात तलाक तक पहुँचती है। और फिर जब तलाक हो जाती है, अब ये 4-5 सालों के दरमियान जो है आपके 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं, तो फिर जो है जो पाकिस्तानी नेशनल जिसने यहाँ पे शादी की लोकल के साथ, तो उसके लिए अगर क्या कैटेगरीज हैं वीज़ा के हवाले से, किस तरह वो अपने आप को मलेशिया में जो है वो लीगल रख सकता है और वो अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है, क्योंकि बच्चे तो उसके भी हैं जितने लोकल के हैं, तो बीइंग अ फादर वो उसको किस तरह जो है सर्वाइव करेगा? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग करते हैं। इसमें अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, पहले तो ये मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर कि जब आपने शादी करनी हो तो आप मकसद उसका वीज़ा ना रखें, वीज़ा तो वैसे भी मिल सकता है, तो मकसद उसका रखें कि अगर आपने यहीं रहना फैसला कर लिया है और ये माहौल आपको अच्छा लगता है, खुश असलूबी से आप रहना चाहते हैं, तो फिर शादी करें। अब एक तो वो कल्चर डिफरेंट है, तो उसकी वजह से नाचाकी हो जाती है, तो पहले तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। लेकिन चलें, अगर कर ली और उसके बाद किसी वजह से ऐसा नहीं हो सका, तो जब आपके बच्चे मौजूद हैं तो आपको भी हक हासिल है उन बच्चों के लिए लड़ने के लिए, उनकी केयर करने के लिए। तो आप बाकायदा तौर पे कोर्ट में केस कर सकते हैं कि मैं इनकी केयर करना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे टाइम दिया जाए जब तक कि ये बच्चे इस काबिल ना हो जाएं। तो अब उसमें 2 चीज़ें आती हैं। बाज़ दफ़ा तो अगर तो सिर्फ नाचाकी हुई है तो बाज़ दफ़ा जज दोनों को बिठाता है, बात पूछता है, सेटल करता है मसला क्या है। वो बाज़ दफ़ा तो वो मैंने खुद करा है, तो बाज़ दफ़ा वो सेटल हो जाता है, और बाज़ दफ़ा अगर वो भी नहीं होता तो जज ये टाइम देता है कि अच्छा ठीक है, इनके लिए 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, ये इनकी केयर के लिए यहाँ रहना चाहते हैं, तो इनके बिहाफ पे इनको वीज़ा दिया जाए ताकि ये यहाँ रह सकें। तो ये बहुत बेहतर है कि अगर बच्चे मौजूद हैं, तो पाकिस्तान में भी आप अगर देखें ना, तो हमारे लोग कहते थे कि अगर बच्चे हो जाएं तो कोई बंधन हो जाता है ना, तो एक दूसरे की केयर करता है, वरना तो इंसान है ना, इंसान किसी वक्त भी गुस्सा आ सकता है। तो बच्चे होने चाहिए, उसके बिहार पे भी फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा अगर बीवी नहीं बर्दाश्त हो रही तो। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रिसेंटली देखा हमारी न्यूज़ और पाकिस्तानी मलेशिया जो हमारा नेटवर्क है मलेशिया के अंदर 3 लाख से ज़्यादा लोग हमें फॉलो कर रहे हैं इस वक्त, और बिलखुसूस जो है मलेशिया के अंदर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो बड़ी एक्टिव है हमारे इस पेज पे, और उनकी मोहब्बतों का नतीजा है कि हम कोशिश करते हैं कि उनके लिए बेहतर से बेहतर जो है जो इन्फॉर्मेटिव किस्म की चीज़ें जो है वो शेयर कर सकें, और जो करंट अफेयर्स के हवाले से भी जो है वो अपडेट करते रहें। तो डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि रिसेंटली
हमारी न्यूज़ चैनल ने और पाकिस्तानी इन मलेशिया इमरान खान जो सीनियर एडमिन है उनकी काविशों की वजह से प्रोग्राम्स हमने किए, फिर पाकिस्तान मीडिया पे बात लेके गए हम, दफ्तर ख़ारजा ने इनिशिएटिव लिया, फिर बात हमारी टीम ने जो है ओवरसीज़ मशीर जुल्फी बुहारी को इन बोर्ड लिया और करते करते इमरान खान तक वो मामला जो हम चाह रहे थे वो पहुंच गया। और आज कल अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये हमारे 300 जो 20 इमिग्रेशन कैंपों में जो सज़ाएं पूरी कर चुके थे, ये लोग कल ईद जो है अपने पाकिस्तान में अपने वालिदैन के साथ जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। इनमें मेजॉरिटी जो हमने केस स्टडी किया इसमें लोग जो है विज़िट वीज़े पे आए, विज़िट वीज़े के बाद वो जो है वो ओवरस्टे हो गए और जो इमिग्रेशन ने वो जो है वो छापे मारे और उनको अरेस्ट किया। तो क्यों लोग जो है गलत कदम उठाते हैं? हाँ जी, अच्छा, इसमें सबसे पहले तो सच्ची बात यह है कि मैं न्यूज़ का और आपका अवैस ताज चौधरी का और इमरान खान मलेशिया पीटीआई का जो सीनियर रहनुमा है इनका और आपकी पूरी टीम का बहुत मशकूर हूँ और सल्यूट पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, कोशिश की और पाकिस्तान एम्बेसी में हाई कमिश्नर साहब का और डॉक्टर अल्तमश जंजुआ साहब का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एफर्ट्स की और उस एफर्ट्स के बुनियाद पे बात जो है वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला जुल्फी बुखारी और फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुँची। और ये इन परेशान हाल लोगों का, ये जो इस वक्त तो हर मुसीबत में उनकी मुश्किल आसान हुई और वो अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह कल। तो इन सबको मैं सलूट पेश करता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये काविश और ये कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। ये क्योंकि ये सिर्फ एक वक्त का नहीं है मसला, ये मसला तो बहुत लंबा है, बहुत सारे और गंभीर मसले हैं, बहुत सारे मसले हैं। तो उसके लिए जो है मैं चाहूँगा और मेरी दुआ होगी कि ये कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। अब दूसरी जो बात है, ये एक बड़ा बहुत ही यानी तकलीफदेह मरला है। पहली बात यह है कि विजिट वीज़े पे यहाँ मलेशिया में काम करना अलाउ नहीं है, ना विजिट वीज़ा कन्वर्टेबल है, ना विजिट पे काम करना अलाउ है, ना यू टर्न का कंसेप्ट, यू टर्न का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं ना। ये तो सो कॉल्ड जो हमारे कुछ एजेंट माफिया ना, जो जिसके पास नॉलेज नहीं है, ये उन्होंने खुद से बना दिया है, तो वो है नहीं है। अब उसकी वजह से जब बंदा यहाँ आ जाता है, ये बड़ा तकलीफदेह मरला है, लेकिन जब वहाँ आ जाता है तो फिर वो कहता है मेरे एजेंट ने लूट लिया। लेकिन मैं पिछले 5 साल से ये बातें कर रहा हूँ, जब यहाँ आ जाते हैं बोलते हैं वो हमें एजेंट ने लूट लिया, तो वहाँ ये वीडियो नहीं सुनी थी तुमने, ये किसी ने बताया नहीं, सोशल मीडिया पे तुमने नहीं चेक किया, नहीं वो देखा तो था लेकिन बस हम बातों में आ गए। असल बात ये नहीं है, जितना उस जो 2 नंबर एजेंट है उस माफिया का कसूर है, उससे 10 गुना ज्यादा वर्कर का कसूर है जो लालच में आते हैं। मैं अभी आपको आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, उसने पूरी डिटेल बताई है। हमें एजेंट ने कहा कि 1.5 लाख टोटल लेंगे, मलेशिया में काम दिलाएंगे, ये काम करेगा, काम करके पैसे हमें आधे हम यहाँ लेंगे, आधे वहाँ देगा। अब ये लालच जब यहाँ आ गया वर्कर, अब देखें वर्कर किस हद तक का ज़हीन है, वहाँ आ गया वर्कर, वो 1 महीने बाद वहाँ से भाग गया। अब जब भाग गया, अब वो पकड़ा गया, कसूर किसका है? एजेंट का, वर्कर का, उसके घर वालों का, किसका? और यही चीज पाकिस्तान एम्बेसी क्या करे? क्या पाकिस्तान एम्बेसी ने, हर बंदा कहता है पाकिस्तान एम्बेसी नहीं करता, वो क्या करे? उसने कहा है कि आप गलत काम करें, उसने कहा है कि आप विजिट वीजे पे आके यहाँ ये करें, उसने कहा है कि कंपनी से, दूसरा एक और मसला है, वहां से कंपनी पे आते हैं, यहाँ आजादी के शौक में वो कंपनी से भाग जाते हैं, और ये सारे लोग फिर पाकिस्तान एम्बेसी पे आके दावा बोल देते हैं, यानी ब्लेम उनके ऊपर आता है और प्लस वो एजेंटों पे आता है। एजेंट बस मेरे पास सबूत मौजूद है, मैं आपको कहता हूँ विजिट वीजे पे नहीं आए, वो उस वक्त तो रिक्वेस्ट करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते देते हैं कि नहीं हमारे में पैसे नहीं है, बस आप किसी तरह हमें मलेशिया बुला लें। लेकिन जब यहाँ आ जाएंगे फिर बोलेंगे एजेंट ने धोखा किया। हम तो करते नहीं है, कतई नहीं करते। जो लोग करते हैं वो जब देखे ना, एक आम एजेंट जब उसके बाद कोई बंदा आएगा, उसको लाख रुपए देगा, बस तुम मुझे पहुंचा दो, तो लाला वो लालच में आ सकता है। क्योंकि जो विजिटर लोग आते हैं उनका कोई एग्रीमेंट नहीं होता, वो कह लें कि ओरली सारी चीजें डिस्कस होती हैं, विजिट पे आ रहे हैं, तो फिर आगे विजिट पे आके अपनी गलतियां, अपने गलत डिसीजंस, और जो वे है पाकिस्तान से मलेशिया आने का वो भी गलत है, और जो आपका जो विजिट वीज़ा है वो तो एक स्पेसिफिकली जो है आपका विजिट का जो है माइंड होना चाहिए, घूमने फिरने के लिए, और आप उस पर माइंड सेट करके आ रहे हैं कि हमने काम करना है,
और जब खुद ही गलत कदम उठा रहे हैं, खुद को पता होने के बावजूद कि हमने वहाँ पे जाना है और वहाँ पे काम करना है, और फिर जब वो नाकाम हो जाते हैं या मसाइल का शिकार हो जाते हैं, तो वो चीज़ें एजेंट्स को टारगेट करना या पाकिस्तान हाई कमीशन को टारगेट करना कि ये काम नहीं करें वैसी, तो बिल्कुल इस तरह के मामला हमने बड़े क्लोजली देखे। और ये भी 320 जो लोग दे रहे हैं जा रहे हैं, जो इनमें अक्सर जो है ये ज़्यादा केसेस हमने ये स्टडी किए हैं। तो डॉक्टर साहब कोई एग्रीमेंट भी नहीं होता, और विजिट भी तो वैसे भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। जो वर्क परमिट पे आएगा वो डेफिनेटली वो प्रोटेक्टर करवा के आएगा, जो हुकूमत पाकिस्तान उसको जो है वो उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल भी है पाकिस्तान कमीशन के थ्रू। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे ये जो मलेशिया के एजेंट्स या कुछ लोग खुद आना चाहते हैं विजिट पे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो विजिट के लिए आए या ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर करें? देखें, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये कह लें कि मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि लोगों तक पहुँचे, और अगर न्यूज़ ये बात आवाम तक पहुँचा दे तो ये मेरा ख्याल है शायद इस सदी की, इस साल की सबसे बड़ी अहम बात होगी, क्योंकि बहुत सारे घराने बच जाएंगे। नंबर 1, विजिट पे मलेशिया आना इस नियत से कि काम करना है, यहाँ पे जॉब करनी है, ये एक तरह से जुर्म है और इसमें लामहला फंसना है। आज कल परसों फंसना है बंदे ने। दूसरा, कंपनी में आके वहां से भाग जाना, उसने लामहला फंसना है। तीसरा, जो यू टर्न और मुख्तलिफ तरह की इस तरह की जो मुख्तलिफ उन्होंने अल्फाज बयान किए हुए हैं, वो पैदा किए हुए हैं, उन्होंने भी फंसना है। तो सिंपल और सादी सी बात है, हम जो वर्कर मंगाते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज में हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान एम्बेसी से फाइलें टेस्ट होती है, वो बाकायदा चेक करते हैं, केडीएन का अप्रूवल होता है, फॉरेन ऑफिस इंस्पेक्शन होती है, फॉरेन ऑफिस बिस्मा बुजरा से बाकायदा टेस्ट होती है, नोटरी पब्लिक होती है, फिर पाकिस्तान हाई कमीशन से फाइनली अटेस्ट होती है। वो जब पाकिस्तान में जाती है तो वो सिर्फ फाइल नहीं अटेस्ट होती, वो लाइसेंस जिस बंदे का होता है, जो वोटर है, उसकी पूरी डिटेल मौजूद, प्रोफाइल पूरी मौजूद होती है, उसका लाइसेंस टैग पे लगा होता है। जब वो वहां से वर्कर भेजता है, अगर वहां पे कोई उसने झूठ बोला है तो उस सूरत में वो सारी बात उसके ऊपर आती है। अभी कल रात को एक हमारा दोस्त है, हमारे साथ काम करने वाला है, उसके साथ कोई मिस्टेक हुई, कल रात को वो जेल से वापस आया, तो उसको पता है कि मुझे तकलीफ होगी, मुझे परेशानी होगी, उसकी 7 स्टेक पे लगी होती है, उसका पैसा स्टेक पे लगा होता है। ये जो चलते फिरते गली मोहल्ले के और मंजी पे बैठ के जो एजेंट डील करते हैं ना, इससे कभी भी किसी सूरत में नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट प्रमोटर के पास जाना चाहिए ऑफिस में, उनसे डील करके फाइनल करके एग्रीमेंट चेक करके, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेबर वीजा, आप अपने अड़ोस पड़ोस किसी भी बंदे को साथ लेके चले जाएं कि जी ये सैलरी है। नॉर्मली इस वक्त सैलरी जो है वो 1100 रुपये है, 8 घंटे की। उसके बाद 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे ओवर टाइम जो होता है उसके पैसे होते हैं। इस वक्त नॉर्मली कंपनी 2 घंटे की यकीन दिलाते हैं, ठीक है, अगर वो ओवर टाइम हो उनके पास तो गुड, तो आपकी सैलरी बन जाती है 1512। अब कौन सा तरीका है जिसपे वो लिखता है जी 2000 आ जाता है, 22 आ जाता है? हम इधर चीख के कहता है कि इतनी सैलरी है, उस पर कोई नहीं आता, तो आप झूठ बोले अभी कि ये 2200 सैलरी उस पर आ जाएंगे, तो फिर वो फंसेंगे ना। तो इसमें कसूर किसका है? इनफैक्ट अवेयरनेस की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है और लालच है। लालच सबसे बड़ी बात, अवेयरनेस की कमी, लैक ऑफ नॉलेज, लालच और आज़ादी, ये 4 चीजें हैं। गुर्बत नहीं कहेंगे जो पाकिस्तान में है, जो माशी हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं, ये भी वजह है। गुर्बत कैसे होगी ना? यानी एक बंदा जो 3 लाख दे रहा है तो गुर्बत तो नहीं हुई ना, लालच है कि मुझे उससे सोना बेच रहा है, अपने माल मवेशी बेच रहा है, बेशुमार एसेट्स जो है जमीनें बेच के वो बेचता, जो सीधा काम आके करे, उसके लिए तो वो गरीब हो जाते हैं। यहाँ पे जहाँ एजेंटों की खराबियां हैं, वहां पे वर्कर की भी खराबी है, और लालच बहुत ज्यादा है। और उसमें क्या है ना, मतलब गलती है, खामी है। वो पुराना दौर देखते हैं जब वो 1 साल में उसने बंगला बना लिया था, कोठी बना ली थी, अभी तो वैसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जो वीज़ा कैटेगरीज हैं, इनके रेट्स भी बता दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा क्लोज आई रखते हैं इन मामला पे। अमूमन क्योंकि बेशुमार लोग 4 लाख भी देखे हैं, हमारे पास केसेस हैं 5 लाख भी देखे हैं। तो ये बड़ा एक जो है ना, ये इंफॉर्मेशन जो है ये अपने नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। ये मैक्सिमम जो मलेशिया का अगर क्या लें, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विस सेक्टर का, प्लांटेशन का, एग्रीकल्चर का, ये जो कैटेगरीज हैं, ये कंस्ट्रक्शन का, मैक्सिमम उसके कितना महंगा वीज़ा यहाँ पे है और किस किस कैटेगरी का, ये थोड़ा सा बता दें। ये आपने जो सवाल किया है, इससे मुझे जो है ना
वो थोड़ा अफसोस हुआ कि हमें कोई 2.5 लाख नहीं देता, लोगों को 5 लाख दे देते। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो पहले मैंने बताई है। जो आपकी गली में एजेंट रहता है, आपने उसकी जब बात माननी है, उसका ताल्लुक होगा जो मोहल्ले का एजेंट है, उसका ताल्लुक होगा जो आपके गांव का एजेंट है। अब वो होते होते जब वहां पहुंचेगा तो हर एक जब अगर 25-25 हजार भी रखेगा, और रखना चाहिए, ज़्यादा सर्विस तो दे रहे हैं ना, तो वो पहुंच जाती बात। आप डायरेक्ट अगर अखबार में पढ़ें, सोशल मीडिया पे पढ़ें, आप डायरेक्ट उस ऑफिस में जाएं, तो उससे एक तो जो बंदा बैठा होगा वो पूरी जिम्मेदारी लेगा, वो ओन करेगा। यानी कि जो इस्लामाबाद में मैन पावर का काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड मैन पावर का काम कर रहे हैं, या लाहौर में कर रहे हैं, या कराची, किसी भी शहर में लाइसेंस उसके पास है, प्रमोटर है, तो उसके बाद रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा वीजा। बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, प्लस उसमें धोखा नहीं होगा। अगर फर्ज किया 10,000 ज्यादा भी लेगा तो वो धोखा नहीं करेगा। उसमें 1% धोखे के चांस, मतलब हर जगह पे, हर फील्ड में धोखा मौजूद है ना। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, ये बताइएगा कि आउट पास के वाले से भी बेशुमार खबरें चल रही हैं कि जी आउट पास खुल रहे हैं, और फिंगर दोबारा से वो मैजिक का जो सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है, और बेशुमार लोग जो है मैं बड़ी हमारी स्टडी है इस मामले पे कि कुछ लोग ऐसे मार्केट में एजेंट्स हैं जो बेसिकली लोगों को ये कहते हैं कि आउट पास ओपन है, जबकि कानूनी तरीके से देखा जाए तो आउट पास अभी फिल वक्त जो है वो बंद हैं। वो जो सिलसिला चल रहा है कि फ़ाइन पे करके थ्रू एम्बेसी, जिसको हम कंपाउंड भी कहते हैं, वो पे करके जो है वो क्लियर करवाया जाता है। एजेंटों ने अब नया सिलसिला शुरू कर दिया है एम्बेसी के साथ, वो क्योंकि अब बेसिकली लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, लोगों को वो गिरते हैं कि जी हम आपका काम करवाएंगे। वही लोगों से जो एक एम्बेसी में खुद आके वॉलंटरीली बंदा कहे कि मैं पाकिस्तान जाना चाह रहा हूँ, वो कहता है कि मेरा प्रोसीजर करवाएं। हाँ, उसमें 1 महीना 2 महीने टाइम लग सकता है, लेकिन वहाँ पे जहाँ उसका काम 2,000-3,000 में होगा, अगर वो एजेंट के पास जाएगा तो वो 6,000-7,000 लेगा। अब काम एजेंट ने भी थ्रू एम्बेसी के करवाना है, ये भी बड़ा आलमी है। अभी लोगों को कहा जा रहा है आउट पास के वाले से, इस वाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? अच्छा, इसमें बड़ी अहम पॉइंट ये है कि देखें, आउट पास जिस नाम से मशहूर है, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया ने एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी। द रीजन, इफ एनीवन ओवरस्टे वांट टू गो बैक, जस्ट पे फॉर द स्पेशल पास एंड लिटिल बिट फाइन एंड गो बैक। अब उस आउट पास के नाम से जो मार्केट में प्रॉब्लम चल रही है, वो ये जरूरी नहीं है कि आउट पास हर वक्त रहे। देखिए, दुबई में नहीं होता, 2 महीने का 4-4 हज़ार लेते हैं। तो अभी इस वक्त जो है आप फाइन पे करें और वापस चले जाएं, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सिर्फ एम्बेसी के थ्रू ये हमने ही कहा, एम्बेसी के थ्रू इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पर ये खतरा है। ओरिजिनली जब मलेशिया का लॉ है, अगर आप ओवरस्टे हो गए तो 2 चीज़ें हैं, एक फाइन और दूसरी सजा। तो वहाँ पे ये खतरा है कि उनको रख दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है, तो हमने कहा कि फॉर द रीजन ऑफ सिक्योरिटी एम्बेसी के थ्रू आए, और एम्बेसी वाले उसका कुछ चार्ज नहीं करते। बिल्कुल एग्जैक्टली, जस्ट सिर्फ प्रोसीड करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट लेते हैं, वो जस्ट केयर और फेवर कर रहे हैं, तो और वहाँ चले जाएं। अब अगर आप एजेंट का रूल उसको इस्तेमाल करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि अगर एम्बेसी को पता चल गया कि ये एजेंट है, मतलब एक बंदा अगर एक दफ़ा जाएगा, दूसरी दफ़ा जाएगा, तीसरी दफ़ा पता चल जाएगा, वहाँ पे उसका काम वैसे रुक जाएगा। वो बंदा खुद जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मुझसे गलती हो गई या जो भी हो गया, तो एम्बेसी उसकी हेल्प करेगी। एक तो यह है कि उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जो एजेंट का कोई ताल्लुक नहीं है आउट पास से, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है इमिग्रेशन से और गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया से। ठीक है, एम्बेसी आपकी हेल्प कर सकती है। दूसरे नंबर पे जो बात है फिंगरप्रिंट की, फिंगरप्रिंट ये खोलना चाहते हैं, इसके अंदर चूंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, प्रीवियसली कोई हजारों के हिसाब से केस बाकी है, पेंडिंग है, जिसकी वजह से वो जब उसको खोलने की बात करते हैं, पूरा प्लान हो चुका है, तो वो आ जाता है कि जी पहले तो इसका हल करें, जिस वजह से वो डिले है। और दूसरी बात एक और जो कह लें कि उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि जी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रिमूव किया जाए, और लोकल को जो है ना, लोकल को, क्योंकि बेरोजगारी है तो वो उसके लिहाज से अब वो रिमूव करने का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो रहा। और तो फिर उसके बाद जो है वो ओपन करेंगे, हो सकता है ईद के बाद करें, हो सकता है बकरा ईद के बाद करें, कुछ नहीं कह सकते, कंफर्म नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए ये प्रॉब्लम जरूर है। जिसको बहुत ज्यादा टाइम हो गया उसको एम्बेसी भी एक्सक्यूज कर देती है। अगर किसी को 2 साल 3 साल हो गए हैं ओवरस्टे हुए, तो एम्बेसी भी उससे माजरत कर लेती है कि भाई इसको हम कवर नहीं कर सकेंगे वहां पे,
अगर कोई 2 4 6 महीने साल 1.5 साल का है तो उसको वो केयर कर रहे हैं, उसको कवर कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं। लेकिन जो भी सूरत हाल है, बेहतर ये है कि जाके रिक्वेस्ट करें और आउट पास लेके चले जाएं, क्योंकि दूसरी सूरत में अब ओवरस्टे तो हुआ बंदा खुद, अगर वो पकड़ा गया जेल गया तो उस सूरत में फिर कहेंगे जी एम्बेसी हमारा कोई ख्याल नहीं करती, गवर्नमेंट पाकिस्तान हमारा कोई ख्याल नहीं करता। तो बेहतर यह है ना कि उस तकलीफ और सारी परेशानी से पहले आप आउट पास लेके वापस चले जाएं। एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, आखिरी जो आपका पैगाम जो है, बेशुमार लोग आपको देख रहे हैं, या पाकिस्तान से भी आपको बेशुमार लोग देख रहे हैं, और मलेशिया के अंदर भी जो है हमारे पाकिस्तानी मलेशिया की जो पेज है इसको काफ़ी देखा जाता है, लाखों की तादाद में लोग देखते हैं। तो क्या मैसेज है पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और बिलखुसूस जो मलेशिया में जो आपको इस वक्त लोग वॉच कर रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए 2-3 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 कि जो बंदा मलेशिया आ जाए, जो यंग नौजवान आता है काम करने के लिए, उसको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो अपने वालिदैन का ख्याल रखे। ठीक। जब तक वो अपनी फैमिली के साथ अटैच होगा, वो खराबियों में और परेशानियों में नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आप सुन रहे हैं, आपने अखबार में पढ़ा होगा, यकीनन न्यूज़ से ताल्लुक़ आपका जर्नलिस्ट है कि वहाँ पे एड्स की बीमारी बढ़ रही है फला शहर में, फला गाँव में, और लोग कौन से हैं वहाँ पे ज़्यादा, जो मलेशिया और दुबई पलट हैं। तो जब फैमिली के साथ अटैच होंगे आप, तो आप बहुत सारी बुराइयों से बचेंगे। नंबर 2, आप यहाँ आ रहे हैं एक मखसूस टाइम के लिए, पीरियड के लिए, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप इस 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपने आप को सिर्फ इस मकसद के लिए लेके आए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कोई काम करना है, जो भी पीछे मकासद हैं, जरूरियात हैं, सिर्फ उसको सामने रख के, फोकस रख के, और वो 3 साल काम करें। उसके बाद जाके बेशक फिर चौधरी मलक जो मर्जी बन जाए। तीसरा पैगाम यह है कि जब भी आए आप सिर्फ वर्क परमिट पे आए। ठीक है। जब भी आए सिर्फ वर्क परमिट पे आए, और जिस कंपनी में आए सिर्फ उसी में काम करें, वहां से बिल्कुल ना इधर उधर हों। मेरे पास सबूत के तौर पे मैं आपको 100 केस दे सकता हूं, जो मेरे अपने मंगाए हुए वर्कर भागते हैं और उसके बाद 2-4-6 महीने बाद वो वास्ते भी देते हैं कि हमें वापस कंपनी में पहुंचा दें, लेकिन उस वक्त कंपनी कैंसिल करा चुकी होती है। और जो भाग चुका होता है उसका वीजा कैंसिल होता है, उसको ब्लॉक किया जाता है, उसकी FIR कटाई जाती है। इवन वो जो माईएजी में फिंगरप्रिंट होते हैं, अक्सर के वहां पे भी वीजे अप्रूव नहीं होते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे बचा जाए, अवेयरनेस को आम की जाए, ताकि लोग जो आए वो पढ़ लिख के आए, समझ के आए कि हमें क्या करने के जा रहा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ CMS के चेयरमैन डॉक्टर हैदर मौजूद थे, और यकीनन ये जो प्रोग्राम आज अपने नाजरीन के लिए पाकिस्तानी मलेशिया के प्लेटफॉर्म से हमने पेश किया, इसका एक मकसद था कि बेशुमार लोग हमें भी पर्सनली मैसेजेस करते हैं और कॉल्स भी करते हैं कि आउट पास के हवाले से बताया जाए, वीज़ा के हवाले से बताया जाए। कुछ हमारे जो हमारे स्पोज वीज़ा पे यहाँ पे पाकिस्तानी ओवरसीज यहाँ पे मौजूद है मलेशिया के अंदर, कुछ लोग कारोबार करना चाह रहे। तो आज हमने ये जो प्रोग्राम किया, इसका बुनियादी मकसद ये था कि क्योंकि डॉक्टर हैदर जो CMS के चेयरमैन हैं, इनकी यूट्यूब पे जो है वीडियो भी अपडेट होती रहती हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, और जो है बेशुमार जो इंफॉर्मेशन रखते हैं इन तमाम मामलात के हवाले से। तो आज की नशिस्त का यही मकसद था कि बेशुमार लोग जो है वो मलेशिया आना चाहते हैं, कुछ काम की गर्ज से आना चाहते हैं, और कुछ हकीकी मानों में जो है वो अपनी फैमिली की सपोर्ट करना चाहते हैं। उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने बड़ी वज़ाती अंदाज में जो है अपना जो मौक़िफ़ जो है वो पेश किया, और इसी के साथ जो कारोबारी हजरात हैं उनके लिए भी इनकी जो है वो जो इन्फॉर्मेशन थी इनके पास वो भी इन्होंने शेयर की हमारे साथ। और इसके अलावा जो स्पोज वीज़ा के मसाइल हैं, आउट पास के मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें आज हमारे इस प्रोग्राम में डिस्कशन का मकसद थी, ताकि हमारे ओवरसीज़ जो मलेशिया के अंदर हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो दीगर ममालिक के अंदर हैं, और उनका ये कंसेप्ट है कि वो मलेशिया आना चाह रहे हैं, और बेशुमार लोग हमारे से रब्ता करते हैं कि वो दुबई से, कतर से जो है माइग्रेट होना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमने उस पेश नज़र आज ये प्रोग्राम किया, ताकि फर्दन बात बताना नामुमकिन है, क्योंकि हर किसी को वक्त नहीं दिया जा सकता। इसलिए इज्तमाही तौर पे आज का प्रोग्राम करने का मकसद था कि लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दी जा सके। हमारी अवलैन तरजीह होती है कि अपने पाकिस्तानियों के लिए और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस तरह की चीज़ें पेश करते हैं, ताकि बेशुमार जो एजेंट्स धोखा कर रहे अपने पाकिस्तानियों
के साथ और जो बेशुमार मसाइल के शिकार हो जाता है। यकीनन ये जो कल एक डेवलपमेंट हुई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, इमरान खान ने ये जो PIA के चार्टर्ड त्यारा भेजा है 320 कैदियों को पाकिस्तान, यकीनन ये तारीख में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। बेशुमार लोग सऊदी अरेबिया में जो कैंपों में मौजूद हैं, दुबई में मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया और हमारी इस आवाज़ को सुना। दफ्तर ख़ारजा ने इनिशिएटिव लिया और ये जो 6 से 7 करोड़ का जो ख़र्चा इस वक्त मुल्क जो है वो माशी जो है वो क्राइसिस में है, इसके बावजूद हुकूमत का ये जो फ़ैसला ये यकीनन तमाम पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन फ़ैसला है और ये एहसास का नाम है। यकीनन इमरान खान जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एहसास रखते हैं और एहसास का जज्बा उनके अंदर मौजूद है। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है ये पसंद भी आएगा और इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जो है जो अवेयरनेस है वो पैदा हो सके और बेशुमार धोखा और जो फ्रॉड करने वाले एजेंट्स हैं उनसे बचा जा सके। इसी के साथ अवैस ताज चौधरी, इमरान खान पाकिस्तानी मलेशिया के एडमिन और सैयद खुर्रम अब्बास शिराजी जो कि सीनियर एडमिन है, उन तमाम की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को जो है एडवांस ईद मुबारक। और इंशाल्लाह ताला फिर एक अच्छे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अवैस ताज चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।